मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है माता को, जिसमें सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है प्रसवोत्तर अवसाद। प्रसवोत्तर अवसाद, एनीमिया, कमर दर्द, बहुत लोगों को कब्ज होता है, कब्ज की वजह से उन्हें पाइल्स हो जाता है, एक कमजोरी बनी रहना या घबराहट बेचैनी होना, इस तरह की समस्याएं हैं। तो अगर ये टॉपिक को लिया जाए तो वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, पर मेनली आज हम बात करेंगे प्रसवोत्तर अवसाद और थोड़ी बहुत बात करेंगे कि किस तरह का डाइट हमारा हो जाना चाहिए कि एनीमिया जैसी परेशानियों को हम सामना ना करें। तो समझते हैं प्रसवोत्तर अवसाद क्या होता है। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग आज ये शब्द पहली बार सुन रहे हों। इसको हम बोलते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन। अधिकांश महिलाओं को डिलीवरी के बाद तनाव महसूस होता है। कैसा तनाव? मानसिक तनाव। महिला को ऐसा लगता है कि अब तो जो संतान की इच्छा हम 9 महीने से कर रहे थे वो हमारे पास है, पर फिर भी वो एक उलझन में रहती है। और ऐसा हो सकता है कि सबको ना होता हो, पर अधिकांशतः महिलाओं को ऐसा होता है कि जब बच्चा हो जाए उसके 1 से 3 हफ्ता के भीतर उसको ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में। और कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि ये लक्षण कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो वहां तक तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती कि आपने 40-45 दिन या 1 महीना 2 महीना ऐसे थॉट्स आते रहे माँ को कि अरे मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी, मैं नहीं रख पाऊंगी, क्या क्या मैं मतलब इसको दूध पिला रही हूँ, क्या इसका पेट भर रहा है, क्या बार बार रात में अचानक से उठ जाना, कभी कभी मन का उदास हो जाना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, इस तरह के लक्षण थोड़ी मात्रा में और थोड़े दिन तक आते रहे, तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं होती। इसको हम ब्लू बेबीज के नाम से भी बोलते हैं, पोस्टपार्टम ब्लू बेबीज, जिसमें मूड स्विंग हो रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो ये शुरुआती तौर से शुरू होते हैं, 2 हफ्ते बाद या 1-1.5 महीने बाद चले जाते हैं। पर आप इसको अवसाद की अवस्था कब कहेंगे? जब आप ये देखें कि ये लक्षण नहीं जा रहे, ये लक्षण बने हुए हैं और समय के साथ और गहरे होते जा रहे हैं। समय के साथ क्या हो रहा है कि आप ये और आप पे हावी होते जा रहे हैं। क्या क्या डिफरेंस है, कैसे आप समझेंगे कि वैसे तो डिप्रेशन कई तरह के होते हैं, पर जब महिलाओं को बच्चा जन्म देने के तुरंत बाद ये लक्षण आने लगे तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ब्लू बेबीज के नाम से जाना जाता है। पर ये दोनों डिप्रेशन एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि इनकी अवधि और इनके लक्षण पे डिपेंड करता है। जब ये सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए है, तब तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमें अपनी मेडिटेशन जैसे आप लोग अभी करते हैं, कुछ हवन, इस तरह की प्रक्रियाएं करनी है, ये सामान्य हो जाएगा। परंतु अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो हम इसको फिर अवसाद की बोलेंगे कि ये क्या है, प्रसवोत्तर अवसाद है। और इस अवस्था में जाकर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है
क्योंकि जरूर आपने कहीं ना कहीं अपने अगल बगल, आस पड़ोस ऐसा जरूर केस देखा होगा कि वो पहले ऐसी नहीं थी, पर जब से उनकी डिलीवरी हुई उसके बाद से वो ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लग गई हैं या ज्यादा रोने लग गई हैं। इस तरह के लक्षण आपने जरूर देखे होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या लक्षण आते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। जैसे चिंतित होना। आप यहाँ पे मेरी बात को गौर दीजिएगा कि मैंने बोला कि अगर ये थोड़ी मात्रा में, हर माता को होता है, अगर ये थोड़ी मात्रा में है और 1-1.5 महीने तक है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। पर फिर अगर आपको ये लग रहा है 2, 2.5, 3, 6 महीने हो गए फिर भी माता का व्यवहार इस तरीके का है, तो फिर सोचने की बात है। तो आइए जानते हैं क्या है लक्षण। कि ज्यादा चिंतित रहना, निराश और चिड़चिड़ापन होना, बच्चे के साथ कई बार माँ को बहुत लगाव होगा और कई बार बच्चे से भी चिड़चिड़ापन होगा। तो वहां पर हम कहते हैं कि बच्चे के साथ लगाव ना होना। हमेशा एक प्रकार की बेचैनी बने रहना, कुछ भी गलत नहीं है पर मन में हमेशा क्या ख्याल आ रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला है। तो इस तरह की बेचैनी बनी रहना, बिना बात के गुस्सा होना, निर्णय लेने में असमर्थ महसूस होना। माता किसी भी तरह का निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करेगी। माता को भूख कम लगना, थकान रहना, सुस्ती रहना। सुस्ती रहने का भी एक कारण है कि जब मानसिक रूप से वो बहुत शिथिल व्यवहार कर रही है तो उस हिसाब से उसको फिजिकली भी बहुत थकान, सुस्ती लगेगी, डल डल फील होता है। बार बार रोने का मन करना या बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना और माता का रोना शुरू हो जाता है। और उसके आसपास के परिवार के लोग इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उन लोग का यही कहना होता है या उनके फैमिली मेंबर या उनके हस्बैंड का यही कहना होता है कि ये पहले ऐसी नहीं थी, ये पहले इतनी जल्दी नहीं रोआ करती थी, पर अब ये हर छोटी बड़ी बात में बहुत आसानी से रो जाती है। मन का उदास होना और असहाय महसूस करना। क्योंकि आजकल वर्किंग कल्चर है तो अक्सर जो करियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब बच्चा हो गया तो अब हमारे करियर का क्या होगा, अब हम वापस अपने जॉब पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हम आगे सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली, घर, बच्चा, जॉब, या वापस हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी इनसिक्योरिटी वाली चीजें माता के दिमाग में आती हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि उनके हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स का उनको सपोर्ट कर पाना बहुत जरूरी है। कई बार केवल पारिवारिक रूप से सबका ध्यान बच्चे पर है, माता पे नहीं है। माता के मन में क्या है, माता क्यों उदास है, इस तरह की बातों का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। तो अगर परिवार के सदस्य ही सिर्फ उनकी काउंसलिंग बार बार करें या वो जिस चीज से डर रही है उस बात को सिक्योर करें कि नहीं ऐसा नहीं होगा या हम आपके साथ हैं, इस तरह की बातें अगर हर थोड़े दिन बाद माता को समझाई जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि माता इस टाइम पे वो ऐसा देखती है कि सब कोई खुश है और बच्चे के साथ खुश है तो वो अपनी बातें जल्दी शेयर भी नहीं करती, वो बताती नहीं कि वो किस तरह की बातों से गुजर रही है। ये भी लक्षण आते हैं कि ध्यान केंद्रित नहीं होगा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। बच्चे के देखभाल, बच्चे के प्रति बहुत तरह के सवाल आते हैं कि मैं देखभाल नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। और और एक विशेष बात की अगर आप ये नोटिस करें कि वो फीमेल कहती है कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, ना दोस्तों से ना परिवार से, किसी से बात करने का मन नहीं है। और बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध बनाने में कठिनाई, और माँ को बहुत डर लगता है इस तरह की बातों को किसी के साथ शेयर करने में। उसको लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि मैं अगर किसी को ये भी कहूँ कि मैं बच्चे के साथ एक कनेक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ, तो वो इन बातों को जल्दी शेयर ही नहीं करती। यही सारी बातें हैं कि इसमें भूख कम लगना, थकान, कमजोरी, बार बार रोने का मन करना,
ये सब बातें, ये जो पिछले स्लाइड्स में हमने अभी शेयर करी, ये वही बातें हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जब इस स्थिति में माता होती है तो इसमें सबसे पहला काउंसलर उनके हस्बैंड, उनके फैमिली मेंबर्स, माता, सास ससुर, कोई भी, मतलब नंद है, भाभी है, कोई भी उनकी काउंसलर बन सकती है। तो यहाँ जितनी बहनें हैं आज, अगर वो गर्भवती हैं, कल किसी और गर्भवती महिला की इस स्थिति में मदद कर सकती हैं, अगर आप इन अवस्थाओं को समझ पा रहे हैं, इन लक्षणों को आप समझ पा रहे हैं। आज आप इस फेज से निकलेंगे, कल कोई और इस फेज से निकलेगा। तो अभी तो फर्स्टली आपको देखना है कि अगर हमें इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना है। आप अपने साथ में जो भी व्यक्ति है उसके साथ इन बातों को शेयर करिए। उसमें देखिए किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही है ये एक प्रोसेस है, ये एक बॉडी प्रोसेस है। हॉर्मोन्स के बहुत ज्यादा बढ़ने और घटने की वजह से ये आपके शरीर में हो रहा है, और उसी की वजह से ये मानसिक तौर पे जो थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, ये उस वजह से। तो आपको ये बातें शेयर करने में झिझक नहीं आनी चाहिए। अगर आप झिझकेंगे और अगर आप सोचेंगे कि हम अकेले ही इससे लड़ लेंगे, तो ये एक कठिन, बहुत ही कठिन बन जाएगा आपके लिए कि आप इससे अकेले लड़ें। आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? आर्थिक तनाव भी हो सकता है, जहाँ पे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वहां भी माता पे बहुत तरह का ये होता है कि बच्चे के आने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी और दिक्कत आ सकती है, या पहले से हमें दिक्कत थी। इस तरह की माता अपने अंदर ही कयास लगाती रहती है, बातें उसके अंदर चलती रहती हैं। अगर माता प्रसव के बाद भोजन भोजन का अपर्याप्त तरीके से, मतलब कभी मन कर रहा है खाया, कभी नहीं खाया, थोड़ी मात्रा में खाया, तो उससे भी, क्योंकि देखिए विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अगर माता को, तो भी उसका माइंड जो है कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा। तो इसीलिए उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं? मल्टीविटामिन तो डॉक्टर्स देते ही हैं डिलीवरी के बाद, पर जो डाइट है, अगर डाइट भी प्रॉपर नहीं होगी तो भी डिप्रेशन जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है डिप्रेशन को कि वो हमारे मन में जगह बना सके। मैंने अभी बात करी कि हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से भी डिप्रेशन होता है। माँ के ऊपर लगातार एक दबाव है कि मुझे एक अच्छी माँ बनना है, तो उसका एक दबाव उसके दिमाग पे रहता है। खाली समय का अभाव होना, क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद माँ के पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं होता। प्रसव के दौरान जो जटिलताएं हुई, जैसे कुछ लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या क्या जटिलताएं हुई जिसके दौरान माँ ने जो भी उस समय महसूस किया। स्तनपान करने में अगर कठिनाई आ रही है, पहले शिशु जो कई बार कुछ लोग के समय से पहले शिशु हो जाता है, तो उससे जो परेशानी माँ को होती है वो भी एक कारण होता है डिप्रेशन का। अभी हमने बात करी कि ऑफिस या करियर ओरिएंटेड है, तो ऑफिस और घर को कैसे मैनेज करना है, वो ना मैनेज हो पाना। किसी को अगर थायराइड की हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो गया है, उसके स्तर में अगर एकदम से कमी आ जाए तो भी वो एक डिप्रेशन का कारण होता है। परिवार और दोस्तों का समर्थन न मिल पाना, सोने में कठिनाई होना, जन्म के समय कम वजन, अगर बच्चे बच्चे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी माँ को डिप्रेशन होता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के स्तर, यानी ये हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं, इनमें कोई कमी आ जाए तो भी माँ को अवसाद की स्थिति हो सकती है। ये जो है अभी हमने बात करी, ये वही है। अगर माता ठीक से स्तनपान नहीं करा पा रही, माता को नींद अच्छे से नहीं आ रही, हार्मोन्स हमने आपको समझा दिया, अगर एनीमिया है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो इन सारी वजह से माता को डिप्रेशन हो सकता है। अब हमें क्या समझ आ रहा है कि होल हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, नींद, अगर हम नींद की कमी आ रही है
तो छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर करना है, साइड करना है, थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है, हेड मसाज करना है, कोशिश करना है कि हम अपनी नींद को पूरा कर सके। शुरुआती तौर में क्या होता है कि बच्चा अक्सर रात में जगता है तो माता की नींद पूरी नहीं होती, तो वो माता को मैनेज करना है कि किस तरीके से वो सुबह में दोपहर में अपनी नींद को पूरा कर सके। प्रसवोत्तर अवसाद के कारण जो हार्मोन का स्तर बिगड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारा ये कहना है कि जब 45 दिन हो जाते हैं और आप अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद अब योगा या मेडिटेशन, इस तरह की लाइट योगा जो होते हैं, वो आप इसको ऐड कर सकते हैं ताकि वो आपके हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सके। उसका एक समय निश्चित करिए। साथ में उसके योगा के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको अपनी डाइट में इम्प्रूव करें ताकि जो आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सके। उसको प्रॉपर हमें किसी तरह की औषधि का सहारा ना लेना। अब आज का जो हमारा टॉपिक था कि नेचुरोपैथी के थ्रू हम कैसे प्रसव के उपरांत जो स्थितियां हैं उनको हम सही कर सके। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी का शब्द जो नेचुरो है मीन्स की प्रकृति, इसमें नेचुरोपैथी में आप किसी भी दवा की मदद नहीं लेते। नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा है जिसमें हमें प्रकृति जो हमारी माता स्वरूप है उनसे हमें क्या आहार आहार रूप में, जैसे मिट्टी हो गया, फल हो गया, जो भी हमें प्रकृति देती है उसको लेके उससे हमें अपने रोग को दूर करना है, शरीर को अच्छा करना है। इसमें बहुत छोटी छोटी पद्धतियां होती हैं, जैसे सूर्य स्नान होता है, सन बाथ होता है। वो बेसिकली देखिए जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपको विटामिन डी लेना पड़ता है, पर अगर इनिशियली सुबह सुबह की जो धूप है अगर वो आप लेते हैं तो वो हमारे शरीर में विटामिन डी को पूर्ण करती है। कई बार जो नवजात शिशु होते हैं उनमें बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है, आपने सुना होगा कि इसको पी लिया है। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम बच्चे को कोई दवा नहीं देते, वहां पे हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, उसको सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कमर दर्द हो गया तो कमर दर्द में हम नेचुरोपैथी में क्या कराते हैं, कटी स्नान कराते हैं या मिट्टी का लेप करते हैं। अगर माता को कब्ज है या उसको डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें नेचुरोपैथी में उपवास या बहुत लघु आहार का सेवन किया जाता है। तो ये है बेसिकली नेचुरोपैथी, जिसमें आपको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बात करेंगे अब कि हम क्या ले सकते हैं। इसमें हमें जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज करना है और डिलीवरी के बाद थोड़े से आहार में भी बदलाव करना है। माता को जो है भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और ऐसे फल सब्जियों का सेवन अच्छी मात्रा में करना है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और फाइबर हो। जैसे अभी हमने बात किया कि खरबूजा लेना है, तरबूजा लेना है, या खीरा हो गया, पपीता हो गया, ऐसी चीजें जिसमें कि जो वाटर भी है और फाइबर भी है। तो उससे क्या होगा कि पोषक तत्व तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में अगर वाटर इनटेक होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। पोषक तत्वों को भरपूर भोजन करना चाहिए जिससे शरीर में सारे विटामिन और खनिज जाए। हरी सब्जियां, मौसमी फल हो गए, चुकंदर एक बहुत अच्छा है, आप अपने भोजन में उसको ले सकते हैं क्योंकि चुकंदर में आपके विटामिन भी हैं और वो आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करता है, मूड को अच्छा करता है। जो मूड स्विंग होता है ना उसमें चुकंदर बहुत अच्छा काम करता है। और चुकंदर आपका आयरन भी बहुत तेजी से बढ़ाता है और इसको आप अपने प्रसव काल में भी ले सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको आयरन डाइजेस्ट नहीं होता तो वो अपने डाइट में चुकंदर का सलाद बना के ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं। और साथ में अपने भोजन में आप ऑलिव ऑयल को यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो ये अवसाद की जो हमारी अवस्था है उसको भी दूर करता है। बार बार यही फोकस कि देखिए जंक फूड से दूर रहना है। जो जंक फूड है मैदे से बनी हुई चीजें हैं,
इनसे दूर रहना है, बासी भोजन से दूर रहना है और सात्विक भोजन, दूध का सेवन करें, घर पे बने हुए भोजन को यूज करें। जैसे टमाटर है, टमाटर में लाइकोपीन होता है, बहुत इजीली हर घर में मिलता है, ना बहुत महंगा है, पर ये आपकी क्या मदद करेगा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये भी आपको अवसाद से दूर करता है। तो अगर थोड़ी मात्रा में भी अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, मन उदास हो रहा है, तो इस तरह की खाने की चीजों को अपने डाइट में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, चीनी और नमक दोनों की मात्रा का सेवन लिमिटेड होना चाहिए। मांसाहार से बचना है, बासी भोजन नहीं लेना है। किसी भी तरह के वैसे तो हमारे भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है, महिलाएं नशा नहीं करती, पर फिर भी उनका त्याग करना है। चाय, कॉफी, कैफीन युक्त चीजों का प्रयोग कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जितने भी ये ड्रिंक्स आते हैं, इनका प्रयोग भी ना गर्भावस्था में ना स्तनपान वाले काल में नहीं करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रसव के बाद जो भी आप ग्रहण करेंगे वो आपके स्तन के द्वारा, मतलब दूध के द्वारा बच्चे में जाएगा। तो हमें उन सारी चीजों का परहेज अभी भी रखना होता है जो हमने 9 महीने रखा था। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी आप लोग सुबह उठ के बहुत सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो प्रसव के 45 दिन बाद अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ी हल्की वॉक शुरू करिए। सुबह के समय आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा 15 मिनट 45 मिनट ऐसा अपने योग व्यायाम के लिए निकालिए, क्योंकि ये आपको अवसाद की स्थिति से दूर करेगा और हार्मोन जो है आपका उसको भी बैलेंस करेगा। देखिए क्या होता है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें हम अच्छी जीवन शैली से किसी साइकेट्रिस्ट के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा ठीक हो सकते हैं। बट जब ये स्थिति बढ़ जाती है तो क्या करते हैं जनरली लोग, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेते हैं। उस स्थिति में देखिए जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, माँ के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और साथ ही साथ पूरे परिवार पे भी असर पड़ता है। धीरे धीरे जो एंटी डिप्रेशन दवाइयां होती हैं वो माँ उसकी आदी हो जाती है और ये एक लॉन्ग होल लाइफ प्रोसेस हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं आप देखोगे होल लाइफ एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेती हैं। धीरे धीरे आदमी नींद की दवाइयों का आदी हो जाता है और उससे फिर हृदय रोग और अन्य बीमारियों का भी खतरा माता को हो जाता है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन के प्रभाव से हमारा मूड बनता और बिगड़ता है। तो अवसाद से बचने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी क्या करता है कि सेरोटोनिन को अवशोषित कर लेता है और अवसाद के प्रभाव को कम कर देता है। जबकि हमारे शरीर में सेरोटोनिन जो है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, इन सबको संचालित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं और सेरोटोनिन वो खत्म कर दे रहा है, तो हमारे और ऑर्गन्स को जब सेरोटोनिन चाहिए तो वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारे अन्य जो अंग हैं उनकी कार्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे आदमी को इसकी आदत भी हो जाती है। अब जब आप इसको छोड़ना चाहेंगे या आप छोड़ नहीं पाते तो भी क्या होता है, पूरे दिन जो है माता का मन शांत, क्योंकि वो दी ही इसलिए जाती है कि आपका मन शांत हो जाए, शांत रहेगा, उदास रहेगा, आपका मन बहुत एक्टिव नहीं रहेगा, किसी भी चीज का डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तो ये बातें यहाँ बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि कभी भी अवसाद से बचने के लिए आपको एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। आप अपने आहार में, अपने दैनिक जीवन में चेंजेस करिए। अगर उससे नहीं हो पाता साइकेट्रिस्ट से मिलिए और आयुर्वेदिक कुछ औषधियां हैं उनका सहारा लीजिए और डेफिनेटली हम इस परेशानी को सही कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो कि सिर्फ वात पित्त कफ पे काम करती है। ये हमेशा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाएगी।
इसका कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा। यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही की पॉइंट्स में कुछ चीजों का यूज बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्लाइड पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप अपनी डाइट में डालिए कि 4 से 5 काजू या तो पीस के 1 कप दूध में मिक्स करके डेली लेना शुरू करिए। ठीक है। बेर है, जब आपको आसपास बेर मिले तो आपने 4 से 5 बेर लेना है, उसके बीज निकालने हैं। या तो आप उसको ऐसे ही डायरेक्टली खा लीजिए या उसको पीस के रस बना लीजिए, चटनी बना लीजिए। ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ सारी एंटी डिप्रेसेंट है। ये सारी आपके मूड को एलिवेट करेंगी, आपके मूड को एक्टिवेट करेंगी। ठीक है। 1 चम्मच ब्राह्मी और अश्वगंधा इसका पाउडर मिक्स करके भी आप दूध में या पानी में रोज मिला के पी सकते हैं। ठीक है। मात्रा का भी ध्यान रखिए, मैं इसीलिए साथ में आपको इनके मात्रा बता रही हूँ। 1 चम्मच ब्राह्मी और 1 चम्मच अश्वगंधा। अगला है कि 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद, 2 कप पानी, इसको मिक्स करके डेली आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है। सुबह उठ के खाली पेट सेब खाना आपके फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर करता ही है, साथ में आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाता है। इलायची को पीस के 1 गिलास पानी में उबाल कर, जैसे हर्बल टी आती है उसी तरीके से इलायची की चाय को पिया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं। आपको कहीं नहीं जाना, बस आपको बहुत ध्यान से प्लानिंग करके फिक्स कर लेना है कि अगर हमने सुबह एक बार इलायची की चाय ले ली, ठीक है, शाम के टाइम हमने अगर दूध पिया तो उसमें हमने 4-5 काजू के पेस्ट करके डाल लिए, सुबह एक बार खाली पेट हमने एक सेब ले लिया। इस तरह से इसको सीक्वेंस वाइज अपने पूरे दिनचर्या में डिवाइड कर लेना है और आप इसको करना शुरू करिए तो आपको समझ आएगा कि डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपाय एनीमिया के, अगर वो गर्भावस्था काल में भी है या प्रसव के बाद भी एनीमिया हो रहा है। एनीमिया मीन्स खून की कमी। कई बार जाते हैं डिलीवरी से पहले डॉक्टर्स के पास, वो हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, वो कहते हैं आपको खून की कमी है। लगातार आपको आयरन सिरप चल रहे हैं और कुछ लोगों को टैबलेट्स चल रही हैं। टैबलेट्स कई बार आपको सूट नहीं करती, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐड करिए, जैसे चुकंदर है, और उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये चुकंदर को अगर आपने काट लिया तो आप ऐसे खाएंगे, वो आपको कई बार टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए और उसमें नींबू का रस डाल के या थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डाल के उसको आप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। आपकी हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, आप उसको सूप बना सकते हैं, बॉईल कर लीजिए उसको, उसमें हल्का सा थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, या जिन लोगों को शहद पसंद हो शहद, ये सब डाल के मिक्स करके आप उसको सूप की तरह भी पी सकते हैं या डायरेक्ट उसको पीस के जूस बनाकर भी पी सकते हैं। खजूर और किशमिश, खजूर और किशमिश को आप रोज, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम गर्भावस्था में या उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, पर उसको एक निश्चित मात्रा में, कम मात्रा में लेना होता है। तो जैसे खजूर और किशमिश, खजूर आपने 3 से 4 ले लिए, किशमिश आपने 8 से 10 ले ली। जो भी यहाँ पे बहनें हमारी गर्भवती हैं, अगर उनको बार बार भूख लगती है तो भी हम कहते हैं कि आप अपने पास किशमिश रखिए। 2-4 किशमिश आपने एक बार में खा लिया तो वो धीरे धीरे आपके भूख को यानी एपेटाइट को भी कंट्रोल करती है और इससे आपको अच्छी मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और खजूर और किशमिश अगर आप गर्भावस्था के बाद ले रहे हैं तो वो आपको एनीमिया पे भी काम करेगा। गुड़ और चना, ये एक बहुत अच्छा योग है। मतलब ये मैं ये नहीं कहती कि गर्भावस्था में, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है जो एनीमिया से ग्रसित रहता है, जिनका बार बार हीमोग्लोबिन कम है, तो आप उनको 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चना दिन में कभी भी एक बार दे दीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे उनका जो है एनीमिया कंट्रोल है, मीन्स हीमोग्लोबिन जो है उनका अच्छा आता है। तो ये बहुत ही सस्ता और हर घर में अवेलेबल है, बच्चे भी इजीली खा लेते हैं
और कोई घर में बुजुर्ग है तो वो भी खा ले। गर्भवती महिलाएं भी इजीली खा लेंगी, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा योग है, आप यूज कर सकते हैं इसको। बाकी आप स्लाइड्स पे देख रहे होंगे कि अंजीर का छिलका उतार के अंजीर को यूज किया जा सकता है। सेब के बारे में हर कोई जानता है। अनार के दानों को यानी अनार को आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है कि ये तो हमने बात कर ली कि हम ये आयरन वाली चीजें ले रहे हैं, ठीक है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि आ, हम आयरन ले रहे हैं पर फिर भी आयरन नहीं बढ़ रहा है। वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके साथ कोई कैल्शियम वाली चीज तो नहीं ले रहे हैं, कि आपने कैल्शियम की भी टैबलेट ले ली और आयरन की भी ले ली। क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम अक्सर हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है या उसे प्रॉपर नहीं होने देता। तो इस बात को अक्सर ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, आयरन की भी गोली लिया है, कैल्शियम की भी लिया है, डॉक्टर साहब ने दी है, दोनों इकट्ठे निकाल के खा ली। तो इस बात को आज से ध्यान रखिए कि आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ आप कैल्शियम नहीं लेंगे, थोड़े टाइम का डिफरेंस रखेंगे, उसके बाद लेंगे। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी ले सकते हैं। अगर हमें हमारी दवाइयां बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट दिखा रही है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम विटामिन सी की टैबलेट्स हो गई, या फिर संतरे का रस, स्ट्रॉबेरी, कीवी, जो हमारे खट्टे फल हैं, इन सब में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी को उसके साथ हम ले सकते हैं। उससे क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है। कभी भी आयरन की गोली के साथ कॉफी या चाय को नहीं पीना है, ये भी हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी आपको ये बातें बताई, ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है उससे संबंधित तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।